गुड इवनिंग बच्चों। इतिहास में अब हमारा 11वां चैप्टर प्रारंभ हो रहा है। विद्रोही और राज। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? विद्रोही और राज, जिसके अंतर्गत 1857 की क्रांति के विषय में प्रकाश डाला जाएगा। 1857 ईस्वी का आंदोलन और उसका व्याख्यान, यानी 1857 की क्रांति आप छोटे क्लास में भी पढ़ चुके हैं। उसी पर इस चैप्टर में विस्तृत प्रकाश डाला जाएगा। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव 1757 के प्लासी युद्ध के पश्चात पड़ा था और ठीक 100 साल बाद यानी 1857 में क्या हो रहा है कि विद्रोह, 1857 ईस्वी का आंदोलन या विद्रोह, यानी ठीक 100 वर्ष के पश्चात अंग्रेजी राज के खिलाफ भारत में एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहासकार इसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, तो अंग्रेजी इतिहासकार इसे मात्र एक आंदोलन कहते हैं। इस पर हम चैप्टर के अंतर्गत विस्तृत प्रकाश डालेंगे। अभी फ़िलहाल हम यह बता दे रहे हैं कि 100 वर्षों के पश्चात ही भारत में अंग्रेजी राज्य के खिलाफ सशक्त विद्रोह हुआ, यानी 1857 ईस्वी में। 1757 से प्रारंभ हुआ अंग्रेज़ों का राज्य पहली बार एक सशक्त विद्रोह का सामना किया। कब किया बच्चों? 1857 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इससे स्पष्ट क्या हुआ? 1757 से 1857 यानी 100 वर्षों तक भारत पर शासन किया। किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अंग्रेज़ों की एक व्यापारिक कंपनी थी, जिसके विषय में आप सभी जानते हैं, छोटे क्लास में आप सभी ने पढ़ा है, इसलिए आप सभी परिचित हैं बच्चों। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है 100 वर्षों तक भारत पर इसने शासन किया। उसकी राजनीतिक गतिविधियाँ, जैसा कि विभिन्न चैप्टरों के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा है कि अंग्रेज़ों की राजनीतिक गतिविधियाँ क्या होती थी। हर तरह से भारतीयों का शोषण करना, केवल भारतीयों का ही नहीं, जहाँ जहाँ इनका उपनिवेश था सभी देशों में अंग्रेज़ों की यही नीतियाँ होती थी। शोषण करना अपने उपनिवेश का, उपनिवेशवासियों का हर तरह से, यानी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, मानसिक, सभी तरह से शारीरिक शोषण अंग्रेज़ सरकार करती थी। तो ये राजनीतिक गतिविधियां जो थी इनकी, आर्थिक शोषण जो था, प्रशासकीय एवं अन्य जो इनकी नीतियां थी, उसके कारण भारतीयों में असंतोष की भावना पनप रही थी। अब प्रशासकीय नीतियों में जैसे इनके विभिन्न गवर्नर जनरल जो आए थे, उन्होंने जो नियम बनाया था, जैसा कि पिछले चैप्टर में ही हमने आप लोगों को बताया, भू राजस्व संबंधित नियम। तो जितने लोग आए उतने तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा दिलाने के लिए भू राजस्व में परिवर्तन किया, यानी अपने मन मुताबिक नियम बनाए और इसमें भारतीय किसान पिसते चले गए। कभी ज़मींदार वर्ग को खड़ा कर दिया, तो कभी जोतदारों को महत्व दिया, तो कभी जो है किसी जहाँ पर जनता मुखर होती थी वहाँ पर सीधे रैयत को राजस्व जमा करने का अधिकार दे दिया। किंतु सब में स्थितियाँ क्या होती थी कि जनता ही पीसी जा रही थी, यानी किसान पीसा जा रहा था। तो इस तरह से इनकी जो प्रशासकीय आर्थिक शोषण की नीतियाँ थी, विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ थी, सब भारतीयों में असंतोष पैदा कर रही थी और सरकार के विरुद्ध छोटे मोटे, ऐसा नहीं है कि विद्रोह लोग नहीं करते थे, खिलाफत करते थे बच्चों, छोटे मोटे विद्रोह होते रहते थे। और
जिनमें कुछ का उल्लेख विभिन्न चैप्टरों के अंतर्गत आ भी चुका है, जैसे संथालों का विद्रोह है और सन्यासियों का विद्रोह। तो ये सब जो छोटे मोटे विद्रोह होते थे, इनको अंग्रेज आसानी से दबा लेते थे, तो होते रहते थे, जिनका कि हमने उल्लेख कर लिया है। परंतु संगठित तौर पर 1857 का विद्रोह छोटा मोटा विद्रोह नहीं था बच्चों, यह एक संगठित विद्रोह था, योजनाबद्ध तरीके से व्यापक तौर पर कंपनी सरकार के विरुद्ध पहला विद्रोह था। कौन सा? 1857 की क्रांति। इसीलिए भारतीय इतिहासकारों ने इसे क्रांति का नाम दिया है। यद्यपि यह विद्रोह असफल रहा, असफल होता नहीं, किंतु विभिन्न कारणों से, जिस पर हम अध्याय के अंत में प्रकाश डालेंगे बच्चों, किस वजह से यह विद्रोह असफल हुआ। तो विभिन्न कारणों से यह विद्रोह असफल हुआ, अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका, परंतु यह विद्रोह महत्वहीन नहीं था। यानी कि भारतीय इतिहास में 1857 के विद्रोह या क्रांति का अत्यधिक महत्व है। इसने क्या किया? इस विद्रोह का जो महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया बच्चों, वह यह है कि इसने भारत में कंपनी राज्य को समाप्त कर दिया और अंग्रेजी राज्य की स्थापना कर दी। तो इस विद्रोह का सबसे बड़ा परिणाम जो सामने आया वह यह था कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत पर सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन प्रारंभ हो गया, यानी ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटिश राजकुमार जो भारत का होता था, उसका सीधा शासन भारत पर आरंभ हो गया। ब्रिटिश क्राउन का शासन, ब्रिटिश राज की स्थापना हो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह क्रांति असफल नहीं रही, बल्कि विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही और जनता में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने में भी इस क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान है। भले ही हमारा देश 1857 की क्रांति में आज़ादी हासिल करने में असफल हो गया हो, 1947 में हमें आकर के आज़ादी मिली, फिर भी इस क्रांति के द्वारा जनता में नई चेतना का विकास हुआ, जनता में संगठन की भावना का विकास हुआ। तो यह क्रांति जो है असफल नहीं मानी जाएगी। सही मायनों में यह क्रांति असफल नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को भी सोचने पर इस क्रांति ने मजबूर कर दिया और अंततः क्या हुआ कि कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत पर ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है बच्चों? 1857 ईस्वी की क्रांति। तो 1857 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, जैसा कि अभी हमने बताया है, कि व्यापक विद्रोह हुआ और इस क्रांति का स्वरूप क्या था? यह क्रांति क्यों फैली, कैसे फैली, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। इस क्रांति के स्वरूप के विषय में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है बच्चों। जहां भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध इतने बड़े पैमाने पर सशस्त्र विद्रोह कभी नहीं हुआ था। क्रांति के प्रारंभिक चरण में विद्रोहियों ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजी राज्य को समाप्त कर दिया था और यद्यपि अंग्रेजों द्वारा इस क्रांति का दमन कर लिया गया, परंतु जैसा कि अभी हमने बताया है कि इस क्रांति का दूरगामी परिणाम सामने आया। वह क्या था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य की समाप्ति और ब्रिटिश राज
की स्थापना। तो 1857 की क्रांति भारत के आधुनिक इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। अब है विद्रोह संबंधी अफवाहें या भविष्यवाणियाँ। तो बच्चों, किसी भी कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है, चाहे वह प्रशासनिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे धार्मिक हो। सबका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, कुछ न कुछ कारण होता है। इसी तरह से इस विद्रोह के पीछे भी कुछ कारण थे, कुछ अफवाहें थे, कुछ भविष्यवाणियाँ थी। तो अफवाहें कब तेज़ी से फैलती हैं बच्चों? जब हम या भविष्यवाणियाँ कब तेज़ी से होने लगती हैं? जब हम किसी चीज़ से डरे रहते हैं। जैसे जब हम बीमार रहते हैं काफ़ी लंबे समय से और अच्छे नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, अपने ग्रह नक्षत्रों को दिखाते हैं और ज्योतिषी तरह तरह का उपाय बताता है कि आपका यह ग्रह कमज़ोर चल रहा है, वह ग्रह कमज़ोर चल रहा है, तो ये मोती पहन लीजिए, ये मूंगा पहन लीजिए। तो हम जब स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, तो कभी जाते हैं? नहीं जाते ना। इसी तरह से जब हम किसी चीज़ से डरे रहते हैं, दबे रहते हैं, तो उसका फ़ायदा अगला उठाता है, यानी प्रचार करने वाला, अफवाह फैलाने वाला, कि हम आपको इस चीज़ से छुटकारा दिला देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप ये काम करो तो आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो इस आंदोलन में भी इसी तरह से अफवाहें फैली। जैसे विद्रोह के दौरान अनेक प्रकार की अफवाहों एवं भविष्यवाणियों के माध्यम से लोगों को विद्रोह के लिए जागरूक किया गया। यानी अंग्रेजी शासन के खिलाफ, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि जनता में अंग्रेज़ों के विरुद्ध घृणा के भाव पनप रहे थे। और कारण क्या था? उनकी विभिन्न प्रकार की नीतियाँ थी और इसी का लाभ उठा करके अनेक ऐसी सच्ची झूठी अफवाहें फैलाई जा रही थी, जिससे विद्रोह की गति बढ़े, यानी कि जनता में विद्रोही भावना का विकास हो। इसके लिए विभिन्न प्रकार की अफवाहें जानबूझ करके अंग्रेजी शासन के खिलाफ जनता में फैलाई जा रही थी। और सर्वप्रथम मेरठ के सिपाहियों ने बहादुर शाह को यह बताया कि सिपाहियों द्वारा प्रयुक्त राइफल्स के कारतूस में गाय एवं सूअर की चर्बी लगी है, जिसके प्रयोग से हिंदू व मुस्लिमों का धर्म नष्ट हो जाएगा। तो मतलब कि यह अफवाह शुरू किससे की गई थी बच्चों? सैनिकों द्वारा शुरू की गई थी। और अफवाह क्या थी कि जो नई कारतूस आई है उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है और यह कारतूस हिंदू और मुस्लिम दोनों के सैनिकों को पथ भ्रष्ट करने के लिए लाया गया है। इस प्रकार की अफवाह सैनिकों द्वारा, मेरठ के सैनिकों द्वारा सर्वप्रथम प्रसारित की जाने लगी। इसके बाद कारतूस संबंधी अफवाह को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने सिपाहियों को समझाने की कोशिश की, परंतु यह अफवाह शीघ्र ही पूरे उत्तरी भारत की छावनियों में फैलती चली गई। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसी अफवाह के चलते मंगल पांडे, जो बैरकपुर छावनी का एक सिपाही था, उसकी बहस अपने अधिकारियों से हो गई और उसने आवेश में आकर के गोली चला दिया और जिससे उसके उच्चाधिकारी की मृत्यु हो गई। और इस प्रकार से उसे अरेस्ट करके फांसी दे दिया गया और उसके शहादत की, जो उसने शहादत दिया, उसका प्रचार प्रसार एक छावनी से दूसरी छावनी, दूसरे से तीसरे छावनी, इस तरह होता चला गया और फिर सैनिकों द्वारा क्रांति आरंभ कर दी गई। इसलिए कुछ इतिहासकार इसे मात्र सैनिक क्रांति की भी संज्ञा देते हैं, क्योंकि यह क्रांति सैनिकों द्वारा प्रारंभ की गई थी बच्चों। और अफवाहों में गाय और सूअर से संबंधित कारतूस के अतिरिक्त यह भी खबर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने के लिए
बाजार में बिकने वाले आटे में और गाय, तब केवल कारतूस में ही नहीं बल्कि किसमें, आटे में गाय और सूअर की चर्बी और हड्डियों का चूर्ण मिला दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप जो सिपाही थे और सामान्य जनता थी आटे को छूना बंद कर दी और साथ ही सभी जगह अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को ईसाई बनाए जाने का भय व्याप्त हो गया, जिससे लोगों में खलबली मच गई और अंग्रेज अधिकारी अपनी बात को भारतीयों को समझाने में विफल रहे। यानी अफवाह इतनी तगड़ी फैली थी कि अंग्रेज अधिकारी भारतीयों को समझाने में असफल हो गए बच्चों, और लोगों द्वारा यह भविष्यवाणी भी की जाने लगी। अब अभी तक तो अफवाह फैल रही थी, अब भविष्यवाणियों का भी नंबर आ गया। लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि अब 100 वर्ष हो गए हैं, यानी प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में जो अंग्रेजी राज्य की नींव पड़ी थी, अब वह 100 वर्ष पूर्ण कर चुकी है, इसलिए अंग्रेजी सत्ता का 1857 में अंत हो जाएगा। यह भविष्यवाणी भी तेज़ी से फैलाई जा रही थी। और फिर अफवाहों के प्रसार में सहायक तत्व, मतलब अफवाहों को कौन प्रसारित कर रहा था, कौन फैला रहा था, अब हम इसके विषय में आप लोगों को बताते हैं। तो बच्चों, किसी भी अफवाह या भविष्यवाणी पर हम तभी सरलतापूर्वक विश्वास कर लेते हैं जब क्या होता है कि संबंधित समाज किसी अप्रिय घटना के प्रति डरा रहता है। जैसा कि अभी हमने बताया, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में क्या है, कोरोना महामारी आई हुई है, हम सभी डरे हुए हैं। तो विभिन्न प्रकार के गीत आप लोगों ने देखा है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे चल रहा है। विभिन्न प्रकार के लोग नुस्खा बता रहे हैं, जैसा कि शुरू में चला था कि आप अपने बीपी को चेक करें, इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि आपको कोरोना है कि नहीं है, इस साबुन से हाथ धुलें, ऐसे करें वैसे करें, तरह तरह का जो प्रचार किया जा रहा है। तो हम डरे हुए हैं, हम इस पर विश्वास कर लेते हैं। हम इस समय यह सोचने में असमर्थ हैं कि जिस भी चैनल के माध्यम से जो अफवाह फैलाई जा रही है वह सही है कि गलत है, जो दवा मार्केट में आ रही है सही है कि गलत है, उसके विषय में हम लोग क्या कर रहे हैं, विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम डरे हुए हैं। इसी तरह से जब किसी भी अप्रिय घटना से कोई समाज डरा रहता है, तो अप्रिय घटना के प्रति डरा या दबा अनुभव करता है, तो वह अफवाहों पर, भविष्यवाणियों पर विश्वास कर लेता है। और 1857 की अफवाहों के फैलाने या उन अफवाहों के प्रति लोगों की सहानुभूति के पीछे अंग्रेज़ों द्वारा 1820 के दशक से अपनाई जा रही नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यानी अफवाह फैलाने वालों ने अंग्रेज़ों की नीतियों को सहारा बनाया और जनता में प्रसारित करना शुरू कर दिया कि देखिए, पहले आपके गोद लेने का हक छीना गया, तो आपकी विभिन्न प्रथाओं जैसे सती प्रथा पर रोक लगाई गई, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बना दिया गया। इस तरह से विभिन्न जो नीतियां थी, जैसे धर्म परिवर्तन करने वालों को पैतृक संपत्ति में हिंदू धर्म में कोई अधिकार नहीं था, किंतु अंग्रेज़ों ने अधिनियम बना करके उत्तराधिकार प्रदान कर दिया। तो इन सभी नियमों का सहारा लेते हुए जो अफवाह फैलाने वाले थे, उन लोगों ने अफवाहों को तेज़ी से प्रसारित करना शुरू कर दिया और लोगों को यह अनुभव होने लगा था कि वे जिस चीज़ को मानते हैं या जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, जैसे हिंदुस्तानियों के रीति रिवाज, राज रजवाड़े, भूस्वामित्व या कर अदा करने का तरीका आदि सब का अंत कर ऐसी व्यवस्था जन्म ले रही थी जो कठोर थी,
विदेशी तथा क्रूर या दमनकारी थी। तो इसलिए बच्चों, जनता ने आसानी से अफवाहों पर, भविष्यवाणियों पर विश्वास कर लिया। और इन भविष्यवाणियों के पीछे या अफवाहों को प्रसार में कौन कौन से तत्व जिम्मेदार थे या सहायक थे, जिसकी वजह से ये प्रचार प्रसार तेज़ी से हो रहा था। तो सबसे पहले जो था सहायक तत्व, वह था गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय से पश्चिमी शिक्षा, यानी लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाने का जो नियम लागू किया था, वह विलियम बेंटिंक के ही समय में हुआ था। और 1829 में बेंटिंक के समय में ही सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो पश्चिमी शिक्षा तथा पश्चिमी विचारों को पश्चिमी संस्थानों के माध्यम से फैलाया जा रहा था। और साथ ही अंग्रेज़ों द्वारा भू राजस्व वसूली का कानून बनाना, भूमि विवाद निपटाने की अंग्रेजी पद्धति को अपनाया जाना, इसका अत्यधिक प्रभाव उत्तर भारत के लोगों पर पड़ा। और साथ ही क्या हुआ बच्चों कि कुछ भारतीय लोगों की सहायता से स्थापित अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में पश्चिमी ज्ञान, विज्ञान, कला आदि का जो अध्ययन कराया जा रहा था, उससे भी लोगों के मन में ब्रिटिश राज के खिलाफ, ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ दृढ़ भावनाएं जागृत हो गई थी बच्चों। तो जैसा कि आप लोगों ने समाज सुधारकों के विषय में पढ़ा है, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये लोग जो थे, इन लोगों ने क्या किया था? सबसे पहले पश्चिमी शिक्षा के साथ साथ भारतीय शिक्षा के अध्ययन पर बल दिया था। और दयानंद सरस्वती ने तो एंग्लो वैदिक कॉलेजों की स्थापना की थी। साथ ही स्त्री शिक्षा पर भी हमारे समाज सुधारकों ने बल दिया था। तो इस प्रकार जो शिक्षित भारतीय थे, जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में पश्चिमी विज्ञान तथा उदार कलाओं के विषय में पढ़ रहे थे, उन लोगों ने अफवाहों पर आसानी से विश्वास कर लिया। और कुछ भारतीय लोगों की सहायता जो थे, वो सती प्रथा को समाप्त करने और हिंदू विधवा विवाह को, पुनर्विवाह जो आज्ञा जारी की गई कि हिंदू विधवा विवाह को वैध माना जाएगा, तो इसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया था, क्योंकि ये हिंदू प्रथा के खिलाफ था। हिंदुओं में सती प्रथा को आदर्श दृष्टि से देखा जाता था, सतियों को पूजनीय माना जाता था और विधवाओं का विवाह जो है वर्जित था उस समय। तो इसे हिंदुओं ने अपने रीति रिवाजों के खिलाफ पाया और अंग्रेज़ों द्वारा शासकीय कमजोरी और दत्तक पुत्र यानी गोद लेने की प्रथा जो समाप्त की गई थी, ख़ास तौर से इस क्रांति में जिन लोगों ने, जैसे कि लक्ष्मीबाई हैं, नाना साहब हैं, ये लोग इसी नियम के शिकार हुए थे। तो लेने की प्रथा को, गोद लेने की प्रथा को प्रतिबंधित कर झांसी और सतारा जैसी अनेक रियासतें अपने नियंत्रण में ले लिया जाना, ये अफवाहों के प्रसार में सहायक तत्व सिद्ध हुए। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि अफवाहें किस प्रकार प्रसारित की जाती हैं और उसमें कौन से तत्व सहायक होते हैं। तो अफवाहों के प्रसार में क्या होता है कि किसी भी
क्षेत्र में जो भी कमजोरी होती है उसको पकड़ लिया जाता है और उसी पर तेजी से प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया जाता है। और सहायक तत्व कौन कौन से होते हैं? जो उस समय कार्यरत होते हैं जिस भी संस्था में, जिस भी संस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, तो उनकी नीतियाँ जो होती हैं वही इसमें सहायक तत्व होती हैं अफवाहों को फैलाने में, प्रचार प्रसार करने में। अब हमारा अगला टॉपिक है 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित गतिविधियाँ। क्या है बच्चों? 1857 के विद्रोह से संबंधित गतिविधियाँ। तो किस प्रकार की गतिविधि 1857 के विद्रोह में अपनाई गई? तो प्रारंभिक गतिविधियों के अंतर्गत विद्रोहियों द्वारा हथियार और गोला बारूद से युक्त शस्त्रागार पर अधिकार किया गया। यानी अंग्रेज़ों के जो शस्त्रागार थे जहाँ पर अस्त्र शस्त्र रखा जाता था उसको लूटना शुरू किया। काकोरी कांड आपने सुना होगा, विभिन्न सीरियल में दिखाता है। उसमें क्या हुआ था कि लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान पर हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों के माल को लूट लिया था, जिसमें अस्त्र शस्त्र भी सम्मिलित था काकोरी स्टेशन पर, जिसमें कि सुखदेव और राजगुरु को फांसी भी हुई थी। तो इस प्रकार जो है विभिन्न शस्त्रागारों को हमारे क्रांतिकारी सबसे पहले अपने अधिकार में लेते थे। और रिकॉर्ड ऑफिस, इसके अतिरिक्त रिकॉर्ड ऑफिस यहाँ जानी कि जहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है, जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजानों जैसे सरकारी संस्थाओं और इमारतों को लूटा जाना, जलाया गया। और शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन को काट दी गई। यानी कि जब यह क्रांति शुरू हुई तो सबसे पहले क्या कार्यक्रम शुरू किया गया बच्चों कि शस्त्रागारों को लूटना प्रारंभ किया, रिकॉर्ड को जलाना प्रारंभ किया, जेल, अदालत, डाकखाने और सरकारी खजानों को लूटना और इमारतों को भी जलाना और लूटना प्रारंभ किया। और सूचना प्रसार के तंत्र को काट दिया गया, यानी टेलीग्राफ की लाइनों को काट दिया गया। मेरठ और आसपास के, मेरठ से ही यह क्रांति शुरू हुई थी। वैसे तो मंगल पांडे द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन क्रांति की शुरुआत मेरठ से मानी जाती है 10 मई को। क्यों? क्योंकि बैरकपुर छावनी में केवल मंगल पांडे का, यानी व्यक्तिगत विद्रोह मंगल पांडे ने किया था, सामूहिक विद्रोह नहीं था। इसलिए 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होने वाले विद्रोह को ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो मेरठ और आसपास के क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद विद्रोहियों ने 11 मई को दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुग़ल बादशाह थे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के नाम से जिन्हें जनता जानती थी, उनको क्रांतिकारियों ने अपना नेता चुना था, क्रांति का नेता चुना था। और बहादुर शाह अत्यंत बुजुर्ग थे, इनकी आयु लगभग 72 वर्ष हो चुकी थी। इसलिए यह क्रांति असफल होने के कारणों में बहादुर शाह का नेतृत्व भी माना जाता है असफल हुई। क्रांति की असफलता में एक टॉपिक यह भी आता है कि बहादुर शाह का असफल नेतृत्व, क्योंकि उनका काफ़ी एज हो चुका था, नेतृत्व उचित ढंग से नहीं प्रदान कर सके, इसलिए क्रांतिकारी असफल हुए। तो किंतु शुरू में मेरठ के सैनिकों द्वारा क्या किया गया था, दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया था 11 मई तक। और मेरठ से 1857 की विद्रोही गतिविधियों का प्रारंभ हुआ 10 मई 1857 से। और हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संगठित होकर अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के लिए हिंदी, उर्दू एवं अन्य भाषाओं में
अपीलें की जाने लगी। तब केवल हिंदुओं द्वारा ही नहीं बल्कि मुसलमानों द्वारा भी अपील की जाने लगी। क्यों? क्योंकि बच्चों उस समय भारत में मुसलमानों का शासन था। बहादुर शाह जफर भारत का सम्राट था, लेकिन वह नाम मात्र का सम्राट था। उसे पेंशन भोगी बना दिया था अंग्रेजों ने और उसके सारे अधिकार हड़प लिए थे, जबकि भारतीय जनता अभी भी उसे अपना सम्राट मानती थी, अपना शासक मानती थी। इसीलिए क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को अपना क्रांति का नेता चुना था। तो बच्चों विभिन्न भाषाओं में यानी हिंदी, उर्दू और साथ ही भारत के क्षेत्रीय भाषाओं में क्रांतिकारियों द्वारा जनता से अपील की जाने लगी। अंग्रेज़ों के साथ साथ इनसे जुड़े अन्य भारतीयों को भी, जैसे पिछले चैप्टर में हमने आप लोगों को बताया कि जो नया जमींदार वर्ग सामने आया था वह अंग्रेज़ों का पिछलग्गू था, चमचागिरी करने वाला था, अंग्रेज़ों का समर्थक था बच्चों। और इस वर्ग द्वारा 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ दिया गया। तो ये जो अंग्रेज़ों के साथ साथ इनसे जुड़े अन्य भारतीयों को भी इन विद्रोहियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, यानी जो अंग्रेज़ों के समर्थक थे भारतीय, उनको भी विद्रोहियों ने नहीं बख्शा। और लखनऊ, कानपुर, बरेली, सबसे पहले बच्चों बरेली में क्रांतिकारियों ने अधिकार किया था और इसके बाद बरेली जैसे बड़े शहरों में जमींदार और साहूकार भी विद्रोहियों के आदेश इस आक्रोश के शिकार हुए थे। सॉरी बच्चों, ये सबसे पहले जो है चंदौली में क्रांतिकारियों ने अधिकार किया था। चंदौली पर अंग्रेज़ों का जो प्रशासन था उसको उखाड़ फेंका था क्रांतिकारियों ने और पूरी तरह से कब्जा किया था। इसके बाद बरेली, तो विभिन्न स्थानों पर क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेज़ों के शासन को समाप्त कर दिया गया और दिल्ली पर भी अंग्रेजी शासन का अंत करके क्रांतिकारियों ने 11 मई तक अधिकार कर लिया था। तो ये शहरों में, इन शहरों में जो बड़े बड़े शहर थे बरेली, कानपुर, लखनऊ, जमींदार और साहूकार भी विद्रोहियों के आक्रोश के शिकार बने। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्ग जो था वह अंग्रेज़ों का समर्थक वर्ग था और इस तरह से जल्द ही एक छोटे विद्रोह ने एक भयानक रूप ले लिया, यानी महासंग्राम का रूप ले लिया बच्चों। और इस विद्रोह के समय भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यानी 1857 की क्रांति के समय, ये वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके का, ये हायर लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पीसीएस वगैरह में, कि 1857 के समय 57 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो बच्चों याद रखना, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था बच्चों? लॉर्ड कैनिंग। यही भारत का पहला वायसराय भी बना क्योंकि इसका कार्यकाल शेष था और 1857 की क्रांति के पश्चात गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर वायसराय का पद अंग्रेज़ों द्वारा सृजित किया गया और लॉर्ड कैनिंग, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का गवर्नर जनरल था, ईस्ट इंडिया कंपनी के 1800, जैसा कि अभी हमने बताया था आप लोगों को कि 1857 की क्रांति का यह परिणाम आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का भारत से अंत हो गया और ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। तो ब्रिटिश राज के अंतर्गत गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय के पद पर लॉर्ड कैनिंग को
आसीन किया गया, यानी लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय बना। बच्चों तो याद रखना आप लोग कि यह कौन था। 1857 के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय विभिन्न छावनी के सिपाहियों के पास समुचित संचार की व्यवस्था थी। सिपाही या उनके संदेशवाहक विद्रोही रणनीतियों पर विचार विमर्श के लिए एक जगह से दूसरी जगह संदेश लेकर जाते थे। उदाहरण के लिए, जब 7वीं अवध इरेंग्युलर कैवेलरी ने मई में नए कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया, विद्रोह प्रारंभ किया और इसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए 48वीं नेटिव इन्फैंट्री को पत्र लिखा। तब स्वयं तो मना किया, किसने? 7वीं अवध रेजिडेंट ने तो स्वयं तो मना किया, साथ ही 48वीं नेटिव इन्फैंट्री को अपनी प्रतिक्रिया भी लिख करके भेजी, यानी समर्थन भी मांगा, प्रचार भी किया। बच्चों इसके विपरीत कुछ अन्य साक्ष्यों से पता चलता है कि विद्रोहियों के बीच समन्वय का अभाव था, यानी ये एक दूसरे से उस तरह से नहीं जुड़ पाए जिस तरह से जुड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियर्स की मौत या गिरफ्तारी को लेकर अवध मिलिट्री पुलिस और 41वीं नेटिव इन्फैंट्री के बीच मतभेद था। कैप्टन हियर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सिपाहियों की थी, अतः 41वीं नेटिव इन्फैंट्री का मत था कि अन्य ब्रिटिश अफसरों की तरह हेयर्स को भी गिरफ्तार कर या मार कर इन्फैंट्री के हवाले कर देते। तो मतभेद को दूर करने के लिए प्रत्येक रेजिमेंट के देशी अफसरों की कानपुर में एक पंचायत बुलाई गई, जहां वे सामूहिक रूप से इस समस्या के समाधान और आगे की रणनीति तैयार करने के लिए भाग ले रहे थे। इससे प्रतीत होता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में एक योजना एवं संचार का कार्य हो रहा था। तो बच्चों 1857 की क्रांति की योजना बनाने में महत्वपूर्ण योगदान था नाना साहब और उनके मंत्री का। नाना साहब कौन थे? नाना साहब जो थे वो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और इनकी पेंशन शुरू में इनकी जागीर को हड़पते हुए इनको पेंशन भुगता अंग्रेज़ों ने बनाया था, और जब डलहौजी आया तो उसने इनकी पेंशन भी बंद कर दी थी। इसी वजह से नाना साहब अंग्रेज़ों के खिलाफ थे और उनके द्वारा इस क्रांति की योजना बनाई गई थी। और इस योजना में उन्होंने विभिन्न लोगों को शामिल किया, जिसमें उनके मंत्री का विशेष योगदान था। और योजना अनुसार इन लोगों ने 31 मई 1857 की तिथि क्रांति के लिए निश्चित की थी, किंतु मेरठ के सैनिकों द्वारा निर्धारित तिथि से पहले क्रांति 10 मई को आरंभ कर दी गई थी, इसलिए भी क्रांति असफल हुई। बच्चों अगर योजनाबद्ध तरीके से 31 मई को क्रांति हुई होती तो शायद 1857 में ही भारत से ब्रिटिश राज्य की समाप्ति हो गई होती। तो नाना साहब और इनके मंत्री द्वारा जो प्रयास किया गया उसके तहत इन लोगों ने पूरे भारत में, ख़ास तौर से उत्तरी भारत में चपातियाँ बाँटी और लाल गुलाब बाँटे गए।
कमल का फूल बांटा गया, जो कि क्रांति का प्रतीक माना जाता था। लाल गुलाब यानी रक्त का प्रतीक और चपाती यानी हक का प्रतीक। तो ये पूरे उत्तर भारत में घुमाया गया था और इसी के साथ ही क्रांति की योजना बनाई गई थी। किंतु समय से पूर्व मेरठ छावनी के सैनिकों द्वारा जो क्रांति आरंभ कर दी गई, इसलिए यह क्रांति असफल हुई। अब हम अगले वीडियो में 1857 ईस्वी के क्रांति के स्वरूप के विषय में बताएंगे आप लोगों को कि इस क्रांति का स्वरूप क्या था। यानी अगले वीडियो में क्रांति के स्वरूप पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद बच्चों।